Hello students, good morning. I am Ajay Kumar Garg from Department of Commerce of PGDAV College. कैसे हैं आप सभी लोग? So in the last class we discussed the introductory part of income tax and also the brief of the taxation system of India, including the constitutional provisions. So all these things we have already discussed in last class. So in the today's class you will learn what is residential status of a person and how it is determined. So residential status of a person and different heads of the income we will also try to cover in this particular class. So let's start. हाँ जी, तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या हमने मतलब डिस्कस किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट फंड्स. Actually we tried to cover all the taxes system of India. What are the various government needs, what is government budget, what are different sources of revenue. So all these things we have already discussed. And the Ministry of Finance, the Department of Revenue, you know that the this particular income tax department work under the Department of Revenue. There is a body CBDT and income tax department is the part of that CBDT, Central Board of Direct Taxes. Okay, so there are two main Department of Revenue. Number one is CBDT and number two is CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Okay, and we have also discussed about constitutional provisions. In the last class we discussed about Article 246 and Schedule 7 under it, under which we have actually discussed the three different type of list. List 1, list 2 and list 3. List 1 was union list, list 2 was state list and list 3 was concurrent list. तो ये मैंने आपको बताया जिसके अंदर हमें अलग अलग पावर मिलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं. वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. इसके अलावा हमने सेक्शन 4 डिस्कस किया था, चार्जिंग ऑफ इनकम. मतलब ये सबसे मेन एक्चुअली सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट का. व्हाई दिस पर्टिकुलर इनकम इज लेवीड ऑन द पीपल. ओके, एंड व्हाट आर दी एक्चुअली द बेस ऑफ चार्जिंग द इनकम. सेक्शन 4 में हमने डिस्कस किया था अभी असेसमेंट ईयर होना चाहिए, उसका पीरियड क्या होगा, ठीक है, उससे जो बिल्कुल इमीडिएट प्रीवियस ईयर होगा उसकी इनकम पर हमें टैक्स लगाना होता है. ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्या होता है सेक्शन 3 के अंदर, इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, सारी बात भी हमने डिस्कस की. और लास्ट में हमने टाइप ऑफ पर्सन भी डिस्कस किया 231 में, और हमने देखा इसमें डिफरेंट 7 टाइप के पर्सन्स होते हैं. जो टैक्स लगाया जाता है वो पर्सन के ऊपर लगाया जाता है. तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स सेविंग्स. स्टूडेंट्स आप सभी को पता है जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स को लेवी करने की, तो इनकम टैक्स कहीं ना कहीं एक जो एसएससी होता है, टैक्स पेयर होता है, उसके ऊपर एक बर्डन होता है, वो बर्डन मानता है उसको. ठीक है, तो टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स में कमी करने के लिए वो सारी कोशिशें करता है. ठीक है, तो क्या क्या किया जा सकता है एसएससी की तरफ से. टैक्स नंबर 1, टैक्स कैन बी इवेडेड, मतलब टैक्स इवेजन. इट मे बी पॉसिबल दैट द टैक्स इज बीइंग अवॉइडेड. ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस हो गया, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग. क्या होते हैं ये? देखिए टैक्स इवेजन की बात हम करते हैं. टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, यानी कि जब आप गलत रिकॉर्ड प्रेजेंट करके, फैक्ट्स को हाइड करके, ठीक है, गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन दे करके टैक्स की चोरी करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी टर्नओवर फॉर एग्जांपल 50 लाख की है, आप गवर्नमेंट को 5 लाख बता रहे हैं. ठीक है, आपके एक्सपेंडिचर जो हुए हैं वो 5 लाख रुपीज के हुए हैं, आप गवर्नमेंट को 10 लाख बता रहे हैं. ठीक है, तो ये सब टैक्स इवेजन का एक मतलब तरीका है. तो टैक्स इवेजन का मतलब होता है जब आप गैर कानूनी काम करके टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज और इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. ठीक है, दैट इज टैक्स इवेजन. इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस की. सो व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब भी होता है टैक्स की बचत करना. कैसे करना? बाय फॉलोइंग द लीगल मींस. लीगल मींस का मतलब ये होता है कि आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, आप टैक्स की बचत करना चाह रहे हो, लेकिन मोरली कहीं ना कहीं इसको भी हम गलत मानते हैं. क्यों गलत मानते हैं? मोरली क्यों मानते हैं हम गलत?
देखिए दो तरह के रॉन्ग्स होते हैं, लीगल रॉन्ग्स एंड मॉरल रॉन्ग्स। टैक्स इज ए लीगल रॉन्ग, ठीक है, अगर आपने गलती करी तो डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड। टैक्स अवॉइडेंस एक मोरल रॉन्ग होता है। मोरल रॉन्ग का मतलब होता है जो बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे टैक्स सिस्टम के अंदर, हमारे लॉ के अंदर, हमारे रूल्स में, रेगुलेशन में, उनका फायदा उठाते हो, ठीक है, उस फायदे को उठा करके आप टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हो। तो इसको हम टैक्स की चोरी वर्ड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन मोरली वो गलत है, क्योंकि बीइंग दी citizen of this particular country and part of this particular country, it is the duty of each and every individual to protect the law of the country, ठीक है ना, it is the prime responsibility of each and every individual. तो if there is a if there is any kind of wrong, so it is our duty to inform this to the government. उसका ये नहीं कि उसका फायदा उठाना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है। टैक्स अवॉइडेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने वोडाफोन का मर्जर का नाम सुना होगा, मर्जर हुआ था 2010-11 के अंदर, जिसका केस अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टैक्स अवॉइडेंस का, जिसमें उन्होंने कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, लेकिन अपना जो मर्जर किया था वो आउटसाइड इंडिया किया, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इंडिया को टैक्स का नुकसान हो गया क्योंकि प्रोविजन नहीं थे उस टाइम पर, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद टैक्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? टैक्स मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट एक मैंडेटरी थिंग है, ये जनरली कंप्लायंस फॉर्मेलिटीज को बताता है कि अगर आप कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या इंडिविजुअल हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, टैक्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी करें। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी आपको टाइम से रिटर्न फाइल करनी है अपनी, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अगर आपको, और इसके अलावा एडवांस टैक्स भी आपको डिपॉजिट करना है। आपको पता है आपको जो टैक्स डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को, वो जैसे जैसे आप अर्न करते हैं वैसे वैसे ही डिपॉजिट करना होता है, जिसमें 15% पार्ट आपको अप टू 15 जून करना होता है, 45% तक का जो पार्ट होता है वो आपको 15 सितंबर तक करना होता है, 75% तक का टोटल इनकम का जो टोटल पार्ट है वो आपको 15 दिसंबर तक करना होता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपको अप टू 15 मार्च तक सबमिट करना होता है आपको। तो ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना, रिटर्न फाइल करना, बिजनेसमैन की बात करें तो सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। तो जो सारी फॉर्मेलिटी अगर 44 एडी में कवर होता है, वो 44 एई में कवर होता है, 44 एडी ए में कवर होता है। बिजनेसमैन की बात करें, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करें तो उसकी सारी फॉर्मेलिटी उनको पूरा करें। नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उसकी सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करें। तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए, नहीं पूरा करेंगे तो आप पनिशमेंट मिलेगा फिर आपको, ठीक है, पेनल्टी मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। सो व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? देखो टैक्स प्लानिंग का ब्रॉडली एक ही पर्पज होता है, टैक्स की बचत करना, टैक्स को बचाना, टैक्स में कमी करना, हमारा ओवरऑल पर्पज ये है। तो टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानिंग एक्चुअली इंक्लूड्स ऑल दी थिंग्स। ऑल दी थिंग्स का मतलब इट इंक्लूड टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। लेकिन टैक्स इवेजन को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये इलीगल है। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर एक्चुअली वो सारे के सारे मेजर अडॉप्ट करते हैं जिससे हम टैक्स के अंदर कमी कर पाए। टैक्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, ठीक है। ये जनरली मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, दोनों के लिए प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म में कैसे टैक्स को बचाया जाए और फ्यूचर में कैसे क्या किया जाए कि हमारा टैक्स बच जाए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट की स्कीम को देखना, फ्यूचर की स्कीम को देखना। डिफरेंट नोटिफाइड स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर, जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EHTP इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, BTP बायोटेक्नोलॉजी पार्क, STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन। तो डिफरेंट टाइप के नोटिफाइड एरियाज हैं जिनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई भी करती रहती है। तो उनको देखना कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें कि आपका टैक्स बच जाए। इसी तरह इंडिविजुअल की बात करें तो टाइम डिफरेंट मतलब चैप्टर 6A की बात करें इनकम टैक्स के, तो वहां पर भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं और आती रहती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक भी होती हैं।
तो इसी तरह कैपिटल गेन की फॉर एग्जांपल बात करते हैं सेक्शन 54 की, तो वो भी फ्यूचरिस्टिक भी होता है, प्रेजेंट के लिए भी होता है। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना ताकि हम टैक्स को बचा पाए, ये हमारा पर्पज है, दैट इज टैक्स प्लानिंग। तो आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटस क्या होता है किसी इंडिविजुअल का। देखिए जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी कंट्री के अंदर किसी इंडिविजुअल के डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं। टैक्स जो देना होता है वो आपको स्टेटस के अकॉर्डिंग ही देना होता है, ध्यान रखना। किसी कंट्री में जो टैक्स देना होता है वो रेजिडेंटशिप के अकॉर्डिंग देना होता है, जो मोस्टली ऑफ द कंट्री में फॉलो होता है। और कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनमें सिटीजनशिप के बेस पर टैक्स देना होता है, लाइक हम यूएसए की बात करें। ठीक है, तो होते क्या है पहले समझ लेते हैं स्टेटस को। भाई सिटीजनशिप का मतलब होता है जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। हर कंट्री की सिटीजनशिप मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कानून होते हैं, लॉ होते हैं सिटीजनशिप मिलने के। जब उन कानून का पालन आप करते हैं, ठीक है, तो आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, अगर आप रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। उनमें चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और कुछ भाई कोई कंट्री, कुछ कंट्री बाय बर्थ सिटीजनशिप दे देती है, कुछ कुछ कानून का पालन करने पर कि आपने भाई इतने दिन तक ये वाली एक्टिविटी करी, आप रहे यहाँ पर, उसके बेस पर भी सिटीजनशिप मिल सकती है। तो अलग अलग तरीके हैं सिटीजनशिप मिलने के हर कंट्री में। इसके बाद ओरिजिनशिप। ओरिजिनशिप का मतलब होता है अगर किसी पर्सन का अपना खुद का बर्थ इंडिया में, अगर हम इंडियन ओरिजिनशिप की बात करें, इंडिया में हुआ था इंक्लूडिंग अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, मतलब 1947 से पहले भी या उसके बाद में भी अगर हम बात करें कोई कंट्री अगर अलग हुई है तो, या फिर उसके खुद उसके पेरेंट्स का, दोनों में से मदर या फादर का किसी का बर्थ इंडिया में हुआ था इंक्लूडिंग डिवाइडेड इंडिया एंड अनडिवाइडेड इंडिया, और इवन उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का बर्थ इंडिया में हुआ था इंक्लूडिंग पैटर्नल एंड मैटरनल, यानी उसके दादा दादी और उसके नाना नानी। इन सातों लोगों में से किसी का भी बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का बन जाता है, उसको ओरिजिनशिप मिल जाती है इंडिया की, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी की बात करते हैं। तो नेशनलिटी जनरली बर्थ से मिलती है, उसका खुद का बर्थ अगर इंडिया की बात करें तो किसी पर्सन का बर्थ अगर इंडिया में हो गया तो वो इंडियन नेशनल बन जाएगा, उसको इंडिया की नेशनलिटी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिडेंटशिप की। सो व्हाट इज रेजिडेंटशिप? देखिए रेजिडेंटशिप का मतलब होता है सिंपल सा रिजाइड से बना है वर्ड रेजिडेंटशिप, यानी आप इंडिया में रिजाइड करते हैं, रहते हैं इंडिया में, स्टे करते हैं इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली यू बिकम द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो रहने का तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि भी वो पर्सन सिटीजन हो इंडिया का, या ओरिजिन हो या नेशनलिटी हो उसके पास, कोई भी रह सकता है इंडिया में, ठीक है। तो डेफिनेटली इफ यू रिजाइड, इफ यू स्टे इन इंडिया फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यू विल बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है वो रेजिडेंटशिप के बेस पर होती है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, भाई आप इंडिया में टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया की फैसिलिटीज को आप यूज कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं तो डेफिनेटली फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, आप यहाँ के रोड्स को यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को यूज कर रहे हैं, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको बनाया है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करो। भाई टैक्स को हम जनरली कंट्रीब्यूशन मानते हैं ना, तो आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो इट इज योर ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस कंट्री को रन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो रेजिडेंटशिप के बेस पर इंडिया में टैक्स लगता है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें किसी पर्सन के, दो तरह के हमारे, मतलब इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास मतलब डिफरेंट टाइप के पर्सन को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। नंबर टू, इन केस ऑफ फर्म्स, कंपनी, एओपी एंड बीओआई, इनके एक बेस पर हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स की बात करें, किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस ब्रॉडली इंडिया में दो तरह का हो सकता है। अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया।
इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करें तो इंडिविजुअल एचयूएफ को हम फर्दर दो भाग में सेग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये तो होते ही होते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें दो तरह के हो सकते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसी तरह जब हम बात करते हैं इनकी तो रेजिडेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। द पर्सन कैन बी ए रेजिडेंट इन इंडिया एंड कैन बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और ही और सी कैन बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, सॉरी, ठीक है, मतलब रेजिडेंट तो वो है लेकिन वो ऑर्डिनरी वाला है, नॉट ऑर्डिनरी वाला है। और इसी तरह से एक पर्सन का जो स्टेटस है वो इंडिया में नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकता है। क्या होता है अभी समझेंगे सारी चीजें हम। इसी प्रकार जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो जो उसका स्टेटस होता है इंडिया में, इट कैन बी अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। वहां पर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो इसको आगे समझते हैं जी। देखिए अब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को आप डिटरमिन कैसे करोगे। हाउ विल यू नो द पर्सन इज एक्चुअली द रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और रेजिडेंट भी है तो ऑर्डिनरी वाला है नॉट ऑर्डिनरी वाला है, ये सारी बात हम चेक करते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कैसे बनेगा, कोई इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कैसे बनेगा। तो रेजिडेंट भाई क्लियर सी बात है, जैसे कि आपको पता है जब हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो रेजिडेंट का डेफिनेटली मतलब क्या होगा, जो पर्सन इंडिया में रिजाइड करेगा, रहेगा इंडिया में, स्टे करेगा इंडिया में, वही तो रेजिडेंट बनेगा। तो रेजिडेंट बनने के लिए इसका मतलब स्टेइंग पीरियड है, कुछ ना कुछ इंडिया में स्टे करेगा कुछ दिन, उसी के बेस पे रेजिडेंट बनेगा। तो उन सभी स्टेइंग पीरियड को दो भाग में बांट दिया गया है, मतलब कुछ कंडीशन में बांट दिया गया है इनको। उन कंडीशंस के बेस पर भी पता लगाते हैं कि पर्सन का स्टेटस इंडिया में क्या माना जाएगा। तो दो पार्ट क्या है, तो वो दो पार्ट है, बेसिक कंडीशंस है और कुछ एडिशनल कंडीशंस। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशंस है, ठीक है। उसके बेस पर हम ये डिटरमिन करते हैं, उसको चेक करके कि वो इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा पर्सन जो बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, एक ऐसा पर्सन जो दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, ठीक है, वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कौन पर्सन इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो देयर आर टू बेसिक कंडीशंस। नंबर 1, he was in India for at least 182 or more days in the relevant previous year. So relevant previous year का मतलब जिस भी ईयर के लिए हम उसका स्टेटस पता कर रहे हैं, उस ईयर के अंदर वो इंडिया में कम से कम 182 डेज या ज्यादा था। नंबर 1 बेसिक कंडीशन। तो अगर उसने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, हमें सेकंड बेसिक कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं जी। अब उसने बेसिक कंडीशन नंबर पूरी वन पूरी नहीं करी, फिर हम सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, 182 डेज इंडिया में था या नहीं था। आंसर इज यस, देयर इज नो नीड टू चेक। कंडीशन नंबर 2, नो, ही वाज नॉट देयर इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। ओके, देन another question would be whether he or she was for at least 60 days in India in the relevant previous year or not. आंसर इज यस। सपोज करो 60 डेज या उससे ज्यादा था, 182 से कम था लेकिन 60 से ज्यादा था। तो फिर उसके साथ में एक और हमारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, 60 के साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, क्या उससे पहले के 4 साल में, यानी हमारा जो प्रीवियस ईयर है उससे तुरंत पहले वाले जो 4 साल है, इमीडिएट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में, was he or she there in India for at least 365 days? Answer is yes. Okay, he has completed the condition number 2. Answer is no. Suppose he or she may be there for 180 days in India in the relevant previous year, for but was not there in India for at least 365 days in the immediately 4 preceding year of the previous year. So हम उसने बेसिक कंडीशन नंबर 2 पूरी नहीं करी, तो ना उसने कंडीशन नंबर 1 पूरी की ना ही 2 पूरी करी, तो इसका मतलब क्या बन गया, वो नॉन रेजिडेंट बन गया। आगे कुछ देखने की समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
कोई एडिशनल कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उस केस में कुछ नहीं। अगर कोई पर्सन बेसिक में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। क्लियर है सबको बात? तो भाई रेजिडेंट के लिए तो हमने बात समझ ली। भाई रेजिडेंट के लिए क्या बताया मैंने आपको, वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज था, और प्रीवियस ईयर से पहले की फिर हम कंडीशन नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उसने प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं थे तो हम चेक करेंगे सेकंड बात, क्या वो 60 डेज था इंडिया में, आंसर इज यस। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, बेसिक कंडीशन नंबर जो 2 है उसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर पार्ट बी में देखेंगे वो प्रीवियस ईयर से तुरंत पहले वाले 4 साल में क्या 365 डेज इंडिया में था, आंसर इज यस। तो द पर्सन विल बिकम द रेजिडेंट इंडिया। अब इसके बाद बात करते हैं, क्या इसके कुछ एक्सेप्शन भी है क्या, मतलब जो हमने बेसिक कंडीशन की बात की, तो आंसर इज यस, देयर आर एक्सेप्शन ऑफ द जर्नल रूल ऑल्सो। क्या एक्सेप्शन है जी इसके? तो स्टूडेंट्स एक्सेप्शन इसका सबसे पहला ये है, जो इंडियन सिटीजन, मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1 का एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं आपको, सॉरी बेसिक कंडीशन नंबर 2 का एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं आपको। तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 का मतलब वो 60 डेज वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होती कुछ लोगों के लिए, यानी उनके लिए केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगी। इन लोगों के लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं है, यानी उनको कम से कम 182 डेज ही इंडिया में होना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में रेजिडेंट बनेंगे। क्या है जी बेसिक कंडीशन नंबर 1? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा सिटीजन इंडिया का जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है, और वो इंडिया छोड़ के जाता है, मतलब भाई जो शिप मेंबर होते हैं वो तो लंबे लंबे चले जाते हैं ना इंडिया से बाहर, पता नहीं कब वापिस आएंगे, ठीक है ना, एक एक साल 2-2 साल के लिए, या कई बार 6 महीने के लिए। तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है, उन लोगों के लिए जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, उन लोगों के लिए बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होगी। नंबर 2, ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए गए हैं, नौकरी के पर्पज के लिए गए हैं। एक बार बताइए, वो लोग बाहर गए हैं तो वो तो कम इंडिया में आ सकते हैं ना वापिस, क्योंकि अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ सकते हैं इंडिया में, तो वो मिलने के लिए भी आएंगे, 1-2 महीने ठहरेंगे यहाँ पर। भाई 2 महीने भी ठहर गए इंडिया में तो वो तो फिर उन्होंने कंडीशन नंबर 2 पूरी कर दी, वो तो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए, सोचिए जरा, इंडिया में कोई पर्सन क्या बनना चाहेगा, रेजिडेंट बनना चाहेगा या नॉन रेजिडेंट बनना चाहेगा? अगर भाई किसी को मौका मिले, छूट दे दे गवर्नमेंट, तो हर कोई नॉन रेजिडेंट बनना चाहेगा। क्यों भाई? क्योंकि नॉन रेजिडेंट केवल उसी इनकम को इंडिया में टैक्स देता है जो उसने इंडिया में अर्न की है, वो सारी की सारी इनकम जो उसने इंडिया में अर्न नहीं की है उन पर वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। तो हर कोई ये चाहेगा मैं रेजिडेंट ना बनूं, ठीक है। तो इसका मतलब इन दो लोगों को छूट दी गवर्नमेंट ने, नंबर 1 इंडियन शिप के जो क्रू मेंबर है, नंबर 2 जो इंडियन सिटीजन है और बाहर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए गए हैं, तो उनके लिए कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगी, 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, अब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो भी इंडिया में आ सकते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए भी आ सकते हैं, घूमने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री है, उनके एंसेस्टर यहाँ से बिलोंग करते हैं, मे बी वो खुद बिलोंग करता हो यहाँ से, हो सकता है उसके पेरेंट्स बिलोंग करते हो यहाँ से, हो सकता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हो यहाँ से, तो इंडिया में घूमने के लिए आ सकता है। तो उनको भी कंडीशन नंबर 1 में छूट दी गई है, 2 में छूट दी गई है, सारी 2 में क्या छूट दी गई है कि उन पर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, केवल 1 एप्लीकेबल होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हमने ये समझ लिया अभी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। तो आपने समझ लिया रेजिडेंट उसको बोलते हैं जो बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, दोनों में से कोई भी, और जो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता उसको हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक पर्सन रेजिडेंट तो बन गया, सपोज करो बेसिक कंडीशन पूरी कर दी उसने, कोई भी एक, क्या वो ऑर्डिनरी वाला है, नॉट ऑर्डिनरी वाला है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अब हम, उसको चेक करने के लिए अब हम कुछ एडिशनल कंडीशंस को चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट है। तो यहाँ पर क्या रूल है? रूल ये है, अगर कोई पर्सन दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है, यहाँ पर वो वाली छूट नहीं है जो वहां पर थी कि भी दोनों में से कोई एक पूरी कर दे, यहाँ पर अगर वो दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है तो द पर्सन विल बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। और दोनों की दोनों पूरी नहीं करता, मतलब दोनों की दोनों का मतलब दोनों पूरी करना जरूरी है, और दोनों में से कोई एक भी पूरी नहीं करता,
तो इंडिया में क्या बन जाएगा, रेजिडेंट तो रहेगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट बन जाएगा। रेजिडेंट तो बन गया, वो ऑर्डिनरी कंडीशन उसने सॉरी बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, रेजिडेंट तो बन गया। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी वाला है, चेक करने के लिए मैं एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है वो नहीं कर रहा है, चेक करनी है। ठीक है, तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में कुछ एडिशनल कंडीशन दी गई है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो नंबर 1 हमारी एडिशनल कंडीशन क्या है, he has been resident in India for at least 2 out of 10 previous immediately preceding relevant year। ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्या मतलब इस बात का कि भी वो जो हमारा प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले जो 10 ईयर हैं, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है भाई, हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। ठीक है, तो 1920 से पहले वाले, 1920 से पहले वाले कब से काउंट करेंगे हम, 1890 से, 1819, फिर उसके बाद में 1718, 1617 एंड सो ऑन। ठीक है, 10 काउंट कर लेंगे। तो उन 10 ईयर में से किसी भी 2 ईयर्स में वो इंडिया में क्या हो चुका है, रेजिडेंट हो चुका है। पहली बेसिक कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन पूरी हुई मानी जाएगी। ठीक है, क्या बताया कि भी प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में से किसी भी 2 साल में वो इंडिया में क्या अनाउंस हो चुका है, रेजिडेंट अनाउंस हो चुका है। और आप सभी को पता चल गया अभी कोई पर्सन रेजिडेंट कैसे बनता है। रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंप्लीट करना जरूरी होता है, कोई भी बेसिक कंडीशन, यानी कि उन 2 साल में से आउट ऑफ 10 ईयर्स एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स ही हैज बीन अनाउंस्ड एज ए रेजिडेंट इन इंडिया। So what do you mean by resident in India? मतलब the person has fulfilled any of the basic condition in the at least 2 years out of 10 previous immediately preceding previous years of the relevant previous year। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है। तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 कहती है हमारी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 हमें क्या कहती है, वो हमें कहती है जो प्रीवियस ईयर से पुराने वाले 7 ईयर से, अभी ऊपर वाली कंडीशन में हमने 10 ईयर की बात की थी ना, यहाँ पर 7 ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर से पुराने वाले जो 7 ईयर हैं उनमें कम से कम इंडिया में 730 डेज रह चुका है। ठीक है, स्टे किया है उसने 730 डेज। याद करने का तरीका है 2 साल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इस तरह से मतलब लर्न किया जा सकता है। सो ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन टोटल। एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी रह सकता है वो इंडिया में, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो 730 इकट्ठे रहे, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इकट्ठे रहेगा तो माना नहीं जाएगा, हो सकता है वो 2 साल लगातार रह गया हो इंडिया में तो भी 730 पूरे माने जाएंगे। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गई, फिर 2 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 730 डेज आउट ऑफ टोटल 7 ईयर्स इंडिया में वो रहा है तो क्या माना जाएगा, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 कंप्लीट मानी जाएगी। कोई पर्सन अगर दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है तो ऑर्डिनरी बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही पूरी नहीं करता तो इंडिया में रेजिडेंट तो रहेगा ही रहेगा लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। देखिए, मिस्टर एक्स जो इंडियन सिटीजन है लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन नवंबर 25, 2018 फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2019 ही डिड नॉट विजिट इंडिया। He finally came to India as on 15th January 2020. Determined his residential status for the financial year 2018-19 and 19-20. तो भी अब देखो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम उसके डे काउंट करने हैं, क्या वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये चेक करेंगे आप। ठीक है, तो हमें 18-19 में चेक करना है, 18-19 में क्या इंडिया में था, उसने इंडिया को लीव कब किया, 25 नवंबर 2018 को। यानी कितने दिन रहा वो इंडिया के अंदर, अप्रैल से 25 नवंबर तक काउंट करो। तो अप्रैल के 30 डेज, उसके बाद मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 25 डेज। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, सुनिएगा ध्यान से। इसमें जिस दिन वो इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाता है दोनों दिन को काउंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिस दिन इंडिया में आएगा और जिस दिन इंडिया को छोड़कर जाएगा तो दोनों के दोनों डेज वुड बी इंक्लूसिव। तो यहां पर अब काउंट कर लेंगे तो हमें डेफिनेटली पता चलता है। अभी देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी मोर देन 6 मंथ हो गए, यानी कि उसने 182 डेज पूरे कर दिए। यानी इसका मतलब क्या हो गया, वो फाइनेंशियल ईयर
1819 में, ये आंसर में गलत लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 1819 है, ठीक है ना, रेड कलर में जो लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 1819 में इसका मतलब क्या था, वो इंडिया में रेजिडेंट था, ठीक है, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। अब वो ऑर्डिनरी वाला था और या नॉट ऑर्डिनरी वाला था, उसके लिए क्या चेक करेंगे हम, प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस 10 साल में से 2 साल में वो इंडिया में रेजिडेंट था। अरे वो तो ये बता रहा है ना क्वेश्चन में कि वो इंडिया में सिटीजन था और पहली बार इंडिया छोड़ के गया है, तो इसका मतलब एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो गई, इंडिया में रहता था, इसका मतलब ये हुआ। तो मिस्टर एक्स क्या बन गया, ईयर 2018-19 में ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट भी और साथ में ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। अब उसके बाद चेक करते हैं अगले वाला ईयर 1920 में क्या है वो। अब वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर कैलेंडर ईयर 19 में वो इंडिया में आया ही नहीं, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है, ठीक है ना, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर की बात कर रहा है। ही फाइनली केम टू इंडिया एज ऑन 15 जनवरी 2020, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है उसमें वो कितने दिन इंडिया में आया, 15 जनवरी से 31 मार्च तक, ठीक है, यानी फेब के 29 डेज, ठीक है, लीप ईयर हो गया, और मार्च के 31 डेज, और जनवरी के 16 डेज, 16 भी 17 डेज हो गए, क्योंकि 15 जनवरी को आया है वो, ठीक है। तो आप उसको जब काउंट करेंगे तो क्या बेसिक कंडीशन नंबर पूरी हो रही है, क्या वो इंडिया में 60 डेज रहा, भाई पहले सोचो जरा ध्यान से, क्या वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा 1920 में, तो आंसर इज नो, भाई 1920 में 182 डेज तो नहीं था इंडिया में। अब वो नहीं था, हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे, क्या वो इंडिया में एटलीस्ट 60 डेज था, आंसर इज यस, एडिशनल वो था, हाँ आंसर ये है, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक और बेसिक कंडीशन जुड़ी हुई है उसके साथ में, क्या वो 365 डेज था लास्ट 4 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से लास्ट 4 ईयर में, तो आंसर इज यस, वो भी था भाई वो, क्योंकि इंडिया में ही था वो, ठीक है। तो इसका नंबर बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन वो क्या है, इंडियन सिटीजन और एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्पज के लिए बाहर गया है, यानी एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, क्या एप्लीकेबल होगा, ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होगी, जिसमें 182 डेज रहना जरूरी है इंडिया में। तो ही वॉज नॉट देयर इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, इसका मतलब क्या बन गया, वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन गया, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एचयूएफ। अब सुनो भी ध्यान से, अभी हमने किसकी बात की, अभी हमने इंडिविजुअल की बात की, तो आई होप समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे एचयूएफ की, भी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे पता लगाएंगे। देखो इसको पता लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमें सबसे पहले चेक करना है, देखो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाने के लिए सबसे पहले पता करना है आपको वो रेजिडेंट है या इंडिया में या नॉन रेजिडेंट है। उसको चेक करने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में आपको बताया गया है, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट, उसके बिजनेस अफेयर का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में सिचुएटेड है पार्टली और होली, ध्यान देना इस बात पर, इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्टली और, मतलब थोड़ा सा भी अगर उसका इंडिया में सिचुएटेड है ना, वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा एचयूएफ। पूरा का पूरा कंट्रोल उसका आउटसाइड इंडिया है, तभी वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा, एचयूएफ के केस में समझ में आ गई बात, ठीक है। कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है, अगर इंडिया में, अगर पूरा का पूरा इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है, तो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा। पूरा का पूरा आउटसाइड सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो ही इंडिया में केवल नॉन रेजिडेंट बनेगा। चलिए अभी समझ में आ गया, अभी वो इंडिया में क्या है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। नाउ वी नीड टू चेक वेदर एचयूएफ इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। मैंने आपको बताया था ना भी, ये भी इंडिविजुअल की तरह ही होता है इसमें। तो उसको चेक करने के लिए हमें किसको चेक करना पड़ेगा, हमें उसके कर्ता को देखना पड़ेगा कि उसका कर्ता इंडिया में कितने दिन रहा, तो कर्ता के लिए वही कंडीशन है जो इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। तो सेक्शन 6(6)(b) में अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, ठीक है, इंडिया में रेजिडेंट तो बन गया, अगर मान लो उसका पार्टली और फुल्ली कंट्रोल इंडिया से होता है उसके बिजनेस अफेयर का, तो इंडिया में रेजिडेंट तो बन गया। ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी चेक करने के लिए, जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में चेक किया था कि भी वो एडिशनल कंडीशन भी पूरी करना जरूरी है उसको, तो यहाँ पर हम उसके कर्ता को चेक करेंगे। इफ द कर्ता ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द एचयूएफ
fulfill both of the additional conditions also, then the family, or we can say that that particular HUF would become ordinary resident in India. ठीक है ना, उसके लिए एडिशनल कंडीशन वही है जो हमने पढ़ी थी. कौन कौन से वाली? he was there in India for at least, he has been a resident in India for at least 2 years out of total 10 immediately preceding 10 years of the previous year. ठीक है, यानी हमारे जो 10 प्रीवियस ईयर है उनमें से 2 साल में वो क्या अनाउंस हो चुका है इंडिया में, एज ए रेजिडेंट अनाउंस हो चुका है. और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या थी कि वो जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसे इमीडिएटली 7 ईयर्स में 730 डेज इंडिया में रह चुका है. तो ये माना जाएगा उसने बेसिक कंडीशन नंबर 2, सॉरी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पूरी कर दी. ठीक है, चलो, तो वो क्या बन जाएगा इंडिया में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा अगर दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है तो. आगे चलते हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं इन केस ऑफ रेजिडेंट, इन केस ऑफ एओपी एंड बीओवाई एंड आल्सो फर्म्स एलएलपीज. ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की इनकी की बात करते हैं. तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं हम एओपी बीओवाई की, तो उसके लिए भी रूल वही है जो हमने किसके लिए बात की, एचयूएफ के लिए. लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी वाली बात नहीं होती, बस इतना डिफरेंस है. एचयूएफ का और इनका रूल सेम है. ठीक है, क्या रूल है? तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में इनको भी डिफाइन किया गया है, अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट उनके बिजनेस अफेयर का पार्टली या होली इंडिया में होता है. ध्यान देना बात को. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट फुल कंट्रोल इज फ्रॉम इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. इवन द पार्ट ऑफ द part control of their business management, their business affair was in India, then also it would be declared as resident in India. ठीक है, और इंडिया में कब वो नॉन रेजिडेंट बनेंगे, जब पूरा का पूरा बिजनेस अफेयर का कंट्रोल आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है फुल्ली. ठीक है, तो ही वो इंडिया में क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर होंगे. क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी. भाई अभी हमने किसकी बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं इंडिविजुअल की, हम बात कर चुके हैं एचयूएफ की, हम बात कर चुके हैं एलएलपीज की, हम बात कर चुके हैं फर्म्स के डिफरेंट अलग. इसके बाद हम एओपी और बीओआई की बात कर चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनीज की. तो कंपनीज के लिए रूल क्या है? तो कंपनीज के लिए भी मोर और लेस रूल वही है. ठीक है ना, कि उनके इफेक्टिव बिजनेस का कंट्रोल कहां से होता है. तो भाई समझते हैं इसको अच्छी तरह से. तो सेक्शन 6(3) के अंदर हमें समझाया गया है कि भी किसी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, अगर कोई इंडियन कंपनी है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी का मतलब जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है. ठीक है, इंडियन जो हमारे कानून है उनके अनुसार बनी है. यानी कंपनी चाहे 2013 में मान लो कोई रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो इंडियन कंपनी बन गई. तो जितनी भी इंडियन कंपनी होती हैं वो सारी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाती हैं. ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाती हैं, उनको और कोई रूल भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और इसके अलावा वो सारी कंपनी मान लो इंडिया में रेजिडेंट इंडियन कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल द कंपनी वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फॉर एग्जांपल, then we will see whether the place of effective management was there situated in India in the relevant previous year. We would check. ठीक है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पर उनके जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, उनके बिजनेस जो कोर बिजनेस है, उनका कोर बिजनेस एक्टिविटीज है, उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं अगर इंडिया से होते हैं तो ये माना जाता है कि उनका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में सिचुएटेड है. ठीक है, तो याद रखिएगा पूरा का यहाँ पर होली की बात आ रही है. अगर होली इंडिया में सिचुएटेड है तभी वो इंडिया में रेजिडेंट बनेंगे. अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाज देयर होली इन इंडिया. ठीक है, डिफरेंस क्या है कंपनी और बाकी में? वहां पर हम पार्टली और होली की बात कर रहे थे तो इंडिया में रेजिडेंट बन रहे थे. यहाँ पर होली है, अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया से होता है, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंट्रोल अगर इंडिया से होता है तो ही क्या बनेंगे वो इंडिया में, कंपनीज इंडिया में रेजिडेंट बनेंगी. भैया ऐसा क्यों है? नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर हम पार्टली वर्ड भी यहाँ पर ले आए तो पता है क्या होगा,
कोई इंडिया में आएगा ही नहीं, कोई इंडिया में बिजनेस ही नहीं करेगा। कंपनी इंडिया में आने से घबराएंगी, वो सोचेंगी कि अभी इंडिया में थोड़ा सा भी मैंने कुछ काम कर लिया, थोड़ा सा भी कोई डिसीजन मेकिंग हो गया, इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट वहां से हो गया, तो पता लगा हम काम तो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, काम तो यूएसए में करते हैं, काम तो जापान में करते हैं, इंडिया में थोड़ा सा भी हो गया तो इंडिया में उन सारी इनकम्स पर भी टैक्स इंडिया में हमें पे करना पड़ जाएगा। पता लग गया काम तो यूएसए में कर रहे हैं भाई, जापान में कर रहे हैं भाई, ब्रिटेन में कर रहे हैं भाई, ठीक है, और उस सारी इनकम पर टैक्स आके इंडिया में दो, ठीक है। तो इसलिए कोई इंडिया में कंपनी आएगी ही नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलेगा। तो रूल भी ऐसे बनाने हैं जो चल जाएं, इनको लोग फॉलो करें। हमें इन्वेस्टमेंट भी तो प्लान कर लेके आना है, यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट भी तो करना है इंडिया की तरफ, ठीक है। नहीं तो इतने ज्यादा हिरास रूल बना दिए, रिजिड रूल बना दिए, या फिर इस तरह के रूल बना दिए कि कोई यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो फिर तो हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये रूल नहीं बनाया। हमने कहा भी पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में हो, तभी यहाँ पे इंडिया में रेजिडेंट बनोगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कोई भी हो, इसके अलावा रूल वही है, बड़ा सिंपल रूल है जो हमने एचयूएफ में पढ़ा, एओपी बीओआई में पढ़ा, एलएलपी के केस में पढ़ा, वही रूल यहाँ पर भी है। क्या? अगर उनके किसी भी दूसरे पर्सन की बात करें, उनके अफेयर्स का, बिजनेस अफेयर या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करते हैं, उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और होली इंडिया में है। यहाँ पर फिर वाली बात है, यानी आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, कंपनीज के केस में केवल होली है, बाकी सभी के केस में पार्टली और होली, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया से होता है या पार्ट कंट्रोल इंडिया से होता है। तो इंडिया में क्या बन जाते हैं, वो रेजिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल आउटसाइड सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो कोई भी पर्सन होगा वो इंडिया में क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया सबको। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में हम ये समझते हैं भाई इंसिडेंस क्या होगा। इंसिडेंस का मतलब होता है कौन कौन इंडिया में कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देगा, ठीक है। इस बात को समझ लेते हैं अब हम। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स को एट ए ग्लांस समझते हैं, देखो इस चार्ट से। तो टैक्सेशन ऑफ इनकम इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं उनको ग्लोबल इनकम पर इंडिया में आके टैक्स देना पड़ता है, ग्लोबल इनकम पर। इन इंडिया में जो कमा रहे हो वो तो टैक्सेबल है इंडिया, बाहर भी कुछ कमा रहे हो तो यू नीड टू पे टैक्स इन इंडिया, ठीक है। वो बात अलग है, बहुत सारी ट्रीटीज है इंडिया की भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ में, डीटीएए किया हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए हुए हैं इंडिया ने भी, ठीक है ना। वो बात अलग है कि भी वो एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होता है फिर अलग कंपनी पर, उसके अकॉर्डिंग टैक्स की माफी भी कर देते हैं हम, ठीक है। मतलब एक ही इनकम डबल डबल कंट्रीज में, क्योंकि वहां भी तो टैक्स लगेगा, उस देश में कमाएगा वो इनकम, वो कंट्री थोड़ी छोड़ देगी, वो भी तो लेगी टैक्स। तो पर्सन तो टैक्स पे करने में मतलब मारा जाएगा, कम वहां भी टैक्स दिया यहाँ भी दिया, बचेगा क्या उसको, तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा ऐसे तो उसको फिर ऐसे टैक्स में छूट भी मिलती है, वो चीज अलग है, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है फिर। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, नॉन रेजिडेंट केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देते हैं। इंडिया में कोई भी एक्टिविटी करोगे सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है ना अभी, इसको पढ़ने का जो प्राइम पर्पज है हमारा वो क्या है, कि भी ग्लोबल इनकम पर इंडिया में कौन टैक्स देगा, ये है कि बाहर जो कमा रहे हो उसको इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल हो या नहीं हो आप, मेनली ये चेक करना हमारा पर्पज है। इंडिया में तो आप जो भी कमा रहे हो चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सबको टैक्स देना हो रहा है। समझते हैं जी इंसिडेंस ऑफ टैक्स को। हाँ जी। तो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न, देखो ध्यान रखना, इंडिया इनकम इनकम को आप इंडिया में अर्न करें या रिसीव करें, ठीक है, दोनों ही केस में आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इनकम रिसीविंग की बात कर रहे हैं। अगर आपने इनकम को रिसीव इंडिया में कर लिया, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीविंग इन इंडिया, इन इंडिया वेरी फर्स्ट टाइम इनकम को सबसे पहली बार आपने इंडिया में रिसीव किया, मान लो अर्न आपने कहीं भी किया हो, वेदर यू आर ए रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और यू आर ए नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना, यू नीड टू पे टैक्स इन इंडिया इफ द इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया वेरी फर्स्ट टाइम। मैं फर्स्ट टाइम का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, एक बार रिसीव होने के बाद में इनकम को आपने इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करना इज द डिफरेंट थिंग।
ठीक है, इनकम को इंडिया में रेमिट कर दिया, भेज दिया, मान लीजिए उसकी मदर इंडिया में रहती है या कोई रिश्तेदार इंडिया में रहता है, तो वो इनकम नहीं कहलाती, फिर वो इनकम का ट्रांसफर करना कहलाता है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम को मतलब सबसे पहली बार जो रिसीव करने की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी पर्सन ने इनकम को अर्न किया और उसके बाद में कहाँ कहाँ अर्न किया, देश के बाहर, इंडिया में नहीं किया, लेकिन इंडिया में रिसीव हो गया, तो चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी वाला हो, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी वाला हो, या नॉन रेजिडेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल है। क्लियर है बात? अब इसके बाद हम बात करते हैं भी इनकम अक्रू और अराइजेज और डीम टू बी अक्रू और अराइजेज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। अब भाई पहली बात तो हमने रिसीव होने की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इनकम का अक्रू इंडिया में हुई है, अराइज इंडिया में हुई है, जनरेट इंडिया में हुई है। ठीक है, तो डेफिनेटली भी इंडिया में टैक्स पे करना ही पड़ेगा, इंडिया में कमाया तो टैक्स इंडिया में देना ही पड़ेगा, वेदर यू आर ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, यू नीड टू पे टैक्स इन इंडिया इन ऑल दी केसेस। ठीक है, इनकम को अर्न कर लोगे या अर्न हुई मानी जाएगी, ध्यान रखना दोनों ही बात में, अर्न इंडिया में की या अर्न हुई इंडिया में मानी गई, तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। अब हम बात करते हैं इनकम विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इंडिया में रिसीव हो रही है या इंडिया में अक्रू हो रही है। तो आपको पता चल गया भाई दोनों ही केस में इंडिया में टैक्सेबल है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब बात हम कर रहे हैं भी आपने इनकम को क्या किया, इनकम को इंडिया में ना तो आपने इनकम को रिसीव किया इंडिया में, ना ही इनकम को इंडिया में अर्न किया, लेकिन इनकम जो रिलेटेड है कैसे बिजनेस से है? ऐसे बिजनेस से रिलेटेड है जिसका कंट्रोल इंडिया से होता है। ठीक है, इन बिजनेस कहां पर सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया, बट द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस वाज situated in India in the relevant previous year. So in that particular case, if you are a non-resident, for example, you have been announced as a non-resident in the relevant previous year, so definitely you would not be required to pay tax in India in that particular case. अगर इंडिया में आप नॉन रेजिडेंट हो और किसी ऐसे बिजनेस से पैसा कमा रहे हो जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, तो उसका कंट्रोल चाहे इंडिया से हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं रेजिडेंट के केस में, चाहे वो ऑर्डिनरी वाला हो या नॉट ऑर्डिनरी वाला हो। अगर किसी ऐसे बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हैं जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। उस बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम होगी, यू नीड टू पे टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम, अब दूसरी बात करते हैं, हम वाला एग्जांपल लेते हैं जहां पर सपोज यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, द बिजनेस इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया डेफिनेटली, ओके, एंड द कंट्रोल इज ऑल्सो नॉट देयर इन इंडिया, देन उस केस में रेजिडेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा भाई। रेजिडेंट जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, सॉरी, रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी वाला और नॉट ऑर्डिनरी वाला, तो जो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, उसको तो टैक्स इंडिया में देना ही पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हम बेचारा बोलते हैं, बेचारा बन गया वो तो। ठीक है, क्यों बन गया भाई? क्योंकि हर चीज पर टैक्स इंडिया में के दे रहा है वो। यानी आपने देखा यहाँ पर कि ऐसा बिजनेस जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है, उसका कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है, उस पर भी टैक्स इंडिया में कमाएगा वहां पर वो, लेकिन टैक्स इंडिया में आके देगा अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो। लेकिन अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही और सी इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अच्छा, आपकी जो क्वेरी है ना, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है, कुछ क्वेरी है तो वो लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में। और इसके बाद में हम बात करते हैं, सपोज द इनकम हैज बीन रेमिटेड इन इंडिया। ठीक है, तो रेमिटेंस का मतलब तो मैंने आपको बताया ना, रेमिटेंस को इनकम नहीं होती, रेमिटेंस मींस द ट्रांसफर ऑफ इनकम। सपोज द इनकम हैज बीन अर्नड वंस, ओके, एंड लेटर ऑन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। आपने कमाया इनकम को, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया आपने कहीं पर, तो दिस इज द केस ऑफ रेमिटेंस ओनली। और रेमिटेंस इनकम नहीं होती, यानी कि वो टैक्सेबल भी नहीं होती। उस केस में ना ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ना ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ना ही नॉन रेजिडेंट, तीनों ही इंडिया में टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया सबको।
देखिए अगर अभी कुछ ना, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, कुछ नोट्स में यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन आप अभी ग्रुप पर अभी नहीं मांगेंगे नोट्स, आप मैं 2-3 क्लास के बाद में दूंगा अभी नोट्स में आपको, पीपीटीज और कुछ और भी पीडीएफ वगैरह या कुछ और भी क्वेरी होगी तो सोल्व करेंगे यहाँ पर हम। तो ये टेलीग्राम ग्रुप के आप पार्ट बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा मैं आपको अभी चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब आपकी जो क्वेरी होंगी वो क्वेरी ले लेते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। हाँ जी, तो संजय क्या बोल रहे हैं, संजय ने कहा है सर प्लीज डिफाइन सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बेटा ये सब डिस्कस करेंगे हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में, अभी ये नहीं पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, डेफिनेटली बताऊंगा मैं आपको। अभी कुछ हेड्स हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, हेड्स ऑफ इनकम, तब हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें बाकी स्टूडेंट्स को जो भी चीजें पढ़ाई नहीं है आपको। सर टैक्स अवॉइडेंस का एग्जांपल दे दीजिए। टैक्स अवॉइडेंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जब आप मतलब कोई लीगल रॉन्ग नहीं कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं मोरली रॉन्ग होता है। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक रूल है हमारे यहाँ पर, मान लो कि भी सपोज करो हमारे यहाँ पर प्रोविजन नहीं है कि इनकम को आप ट्रांसफर करते हो कहीं पर, वैसे तो प्रोविजन है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ खाली है। अगर मान लीजिए आप इनकम को कहीं पर ट्रांसफर करते हैं, और इनकम को ट्रांसफर, हस्बैंड ने वाइफ को इनकम को ट्रांसफर किया, तो उस पर टैक्स जो लगेगा वो वाइफ को लगेगा, मान लीजिए। तो आपने केवल टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि वाइफ जो है वो लोअर टैक्स स्लैब में है, मान लो वाइफ की इनकम नहीं है तो जीरो स्लैब में है, और आपने वाइफ को इनकम को ट्रांसफर कर दिया 2 लाख रुपीज। ठीक है, आपकी जो इनकम ऑलरेडी मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा है, आपकी इनकम 12 लाख रुपीज बन रही है। तो जो 10 लाख से ऊपर की इनकम है, अगर हम सरचार्ज को 1 मिनट के लिए इग्नोर करें, तो उसके ऊपर 60,000 रुपये टैक्स बन गया। ठीक है, और वही 2 लाख रुपए अगर वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, वाइफ की इनकम नहीं है, तो वाइफ के ऊपर जो टैक्स बन गया वो कितना बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, क्योंकि वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख से कम हो गया। 87A में तो 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। तो कहने का मतलब ये सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर आपने जो इनकम को ट्रांसफर किया, केवल और केवल किस पर्पज के लिए किया, इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी आपने, मैं रियल एग्जांपल लेता हूं आपको, वोडाफोन का। अभी एक मर्जर हुआ था हच एसआर का 2010 में वोडाफोन के अंदर। उस टाइम पर जो मर्जर था ये आउटसाइड इंडिया किया इन्होंने, इंडिया में नहीं किया। ठीक है, इंडिया में करते तो टैक्सेबल टैक्स और सारी चीजें उनके ऊपर इम्पोज हो जाती, मैनी थाउजेंड करोड़ का टैक्स बनता है इंडिया में। तो टैक्स बचाने के लिए उन्होंने वेल प्लान्ड तरीके से उन्होंने उसको बाहर किया। तो बाहर गया तो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में नहीं हुई ट्रांजेक्शन इस तरह की, तो इसलिए इंडिया को टैक्स नहीं मिल पाया। लेकिन इंडिया में होता तो टैक्स मिलता। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, टैक्स इवेजन का मतलब जायसवाल ने, जय आसीवाल ने पूछा है व्हाट इज टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन मैंने आपको बताया ना, टैक्स इवेजन का मतलब होता है लीगल रॉन्ग। मैंने बताया ना दो तरह के रॉन्ग होते हैं, लीगल रॉन्ग एंड मोरल रॉन्ग। तो टैक्स अवॉइडेंस इज ए मोरल रॉन्ग, और टैक्स इवेजन का मतलब लीगल रॉन्ग। करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, चोरी करना टैक्स की। ठीक है, आपकी टर्नओवर कितनी है बिजनेस की, बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दिख रहा होगा आपको टैक्स इवेजन करता हुआ। मान लो कोई बिजनेसमैन है, इनकम कितनी है उनकी, सपोज करिए टर्नओवर कितनी है 50 लाख रुपीज, कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं मान लो, लेकिन शो कितनी कर रहे हैं वो 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। तो टर्नओवर कम शो कर रहे हैं वो। मान लीजिए 44AD की जो रिडक्शन है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, वो फॉलो कर रहे हैं वो। उनपे तो 8% के रेट से टैक्स देना पड़ता है, अगर आप कैश में और नॉन कैश ट्रांजेक्शन दोनों कर रहे हो। तो टर्नओवर कितनी दिखाई उन्होंने, 10 लाख रुपीज, एक्चुअल कितनी है 50 लाख रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 लाख रुपीज पे टैक्स कितना बनेगा, इनकम को मान लिया जाएगा 8%। ठीक है, यानी 4 लाख रुपीज इनकम बनी। अगर हम किसकी बात करते हैं, प्रीजम एक्चुअल इनकम की, एक्चुअल टर्नओवर की बात करते हैं, लेकिन वो कितना शो कर रहे हैं उसको, वो शो कर रहे हैं कितना, 10 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कितना बना उसके ऊपर, ओनली 80,000 रुपीज। समझ में आई बात। ये भी फिगर कम है, बल्कि और ज्यादा हम ले ले, मान लीजिए करोड़ में ले लेते हैं इसको, तो और ज्यादा बैठेगा। तो ये टैक्स इवेजन है।
झूठ बोलना, सिंपल सी बात है, टैक्स को छुपाना, चोरी करना टैक्स की, ताकि टैक्स बच जाए। सर कितनी क्लास हो चुकी हैं अभी तक? ये सेकंड क्लास है। सर नेट इज नॉट वर्किंग। बेटा ये तो आपको देखना है, नेट नहीं काम कर रहा है तो। सर कैन यू डिफाइन वंस अगेन टैक्स अवॉइडेंस? टैक्स अवॉइडेंस डिफाइन कर दिया बेटा, ज़्यादा आपको पूछना है तो मैंने आपको बताया, अब मैं ग्रुप पर बता दूंगा आपको, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो, कि क्लास की लिमिटेशंस होती हैं, बार बार एक चीज़ नहीं बताई जा सकती। सर अगर आपने इनकम टैक्स का कोई ग्रुप बनाया है तो उसका लिंक शेयर कर दीजिए, मैंने शेयर कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी। 1 मिनट में आपको चैट बॉक्स में भी दे देता हूँ। ये मैंने आपको चैट बॉक्स में दे दिया है अभी ग्रुप, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास प्रोडक्टिव थी, समझ में आया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हेड्स ऑफ द इनकम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, सैलरी हेड स्टार्ट करेंगे। देखिए क्लासेस बहुत कम है हमारे पास, तो इन कम क्लासेस में हम लोग को पूरा कोर्स कवर करना है, तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे।